These linkers are like signposts in a paragraph. They enable us to follow the writer's line of thought by showing us how one sentence relates to other. जो ये लिंकर्स होते हैं हमारे, एक ये साइन पोस्ट की तरह होते हैं पैराग्राफ में, जो हमें इनेबल करते हैं फॉलो करना की राइटर्स लाइन ऑफ थॉट, कि राइटर जो लाइन लिखता है थॉट की उसको फॉलो करने में इनेबल करते हैं हमें बाय शोइंग अस हाउ वन सेंटेंस रिलेट्स टू अनदर, ये शो करके कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे रिलेट करता है. In the above example, the word phrases first, secondly, moreover, most important of all indicate the four main reason why man has been able to spread so widely across the earth. जो वर्ड होते हैं या वर्ड फ्रेजेस होती है फर्स्ट, सेकेंडली, मोरओवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ये हमें सारे इंडिकेट करते हैं फोर मेन रीजंस व्हाई मैन हैज बीन एबल टू स्प्रेड. ये रीजन होते हैं कि बताने के लिए कि कैसे मैन मतलब ह्यूमन लाइफ ने इतना स्प्रेड कर लिया अक्रॉस द अर्थ. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल ऑल्सो शोज दैट सम रीजंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स. मोस्ट ऑफ ऑल भी हमें ये शो करता है कि कुछ रीजंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरों से. To indicate that monkeys also share these characteristics of human being, ये indicate करने के लिए कि जो monkeys है वो भी share करते हैं ये characteristics human beings की. Similarly shows the relationship between the macaques and the baboons, और ये हमें macaques और baboons के बीच की relationship भी show करते हैं. The following list includes other words and phrases that functions as linkers. कुछ ये नीचे लिस्ट दी गई है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स है, कुछ फ्रेजेस हैं और फंक्शन है जो दैट फंक्शन एज लिंकर, जो काम करते हैं लिंकर्स की तरह. टू एक्सप्रेस रिजल्ट, अगर हमें कुछ रिजल्ट एक्सप्रेस करना है, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, दस, हैंस, तो हम ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. टू गिव एग्जांपल्स, अगर हमें एग्जांपल्स दे रहे हैं तो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली, एज एन इलस्ट्रेशन. अगर हमें कुछ कंपैरिजन शो करना है तो सिमिलरली, लाइकवाइज. अगर हमें कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड. अगर हमें एडिशन एक्सप्रेस करना है कुछ, मतलब जैसे हमें कुछ जोड़ना है तो हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑल्सो, टू, बिसाइड्स, इन एडिशन. एंड टू इंडिकेट टाइम, अगर हमें टाइम इंडिकेट करना है तो नाउ, लेटर, मीनवाइल, सिंस, देन, आफ्टर दैट, बिफोर दैट, टाइम, ये हमारे सारे टाइम इंडिकेट करने के लिए आ जाते हैं. टू एक्सप्रेस सीक्वेंस, अगर हमें सीक्वेंस एक्सप्रेस करना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन नेक्स्ट, फाइनली, ये आ जाते हैं. द ऑर्डर इन विच यू प्रेजेंट योर पैराग्राफ्स इज अदर डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. हमारा जो जिस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑर्डर, वो एक अनदर डिसीजन है जो कि हमें बनाना पड़ता है कि हमें किस सीक्वेंस में या किस ऑर्डर में अपने पैराग्राफ को प्रेजेंट करना है. In some pieces of writing, the subject matter itself will decide its own order. कुछ जो राइटिंग के पीसेस हैं जो लिखे जाते हैं उनमें जो सब्जेक्ट है वो अपने आप ही सब्जेक्ट मैटर है वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि वो कहाँ पर किस ऑर्डर में रखा जाएगा. अदर पीसेस ऑफ राइटिंग में नॉट सजेस्ट सच अ नेचुरल ऑर्डर, और जो दूसरे पीसेस है राइटिंग के वो कभी भी सजेस्ट नहीं करते ऐसे नेचुरल ऑर्डर को. इन विच केस यू हैव टू डिसाइड विच ऑर्डर विल मोस्ट इफेक्टिवली होल्ड द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स. तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ऐसा ऑर्डर होना चाहिए कि जो हमारा रीडर है जो रीड कर रहे हैं उनका एकदम से अटेंशन होल्ड कर ले. ऑफन राइटर्स withhold their strongest point until they reach the end of their writing. जो राइटर्स हैं वो अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसको अपने साथ लेके चलते हैं जब तक वो एंड पे नहीं पहुंच जाते राइटिंग के. एज यू ऑलरेडी नो, ईच पैराग्राफ यूजुअली सिग्नल्स अ मेजर पॉइंट इन योर डिस्कशन. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हर एक पैराग्राफ है वो एक सिग्नल देता है मेजर पॉइंट का हमारी डिस्कशन में. दीज पैराग्राफ शुड नॉट अपीयर एज आइसोलेटेड ब्लॉक्स. जो ये पैराग्राफ्स है ये आइसोलेटेड ब्लॉक्स की तरह नहीं अपीयर किए जाएंगे ऑफ थॉट, ब्लॉक्स ऑफ थॉट दैट, बट रेदर एज पार्ट ऑफ यूनिफाइड. लेकिन उसको हम एक पार्ट ऑफ यूनिफाइड के तौर पे अपीयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन जो होती है उसके तरीके से. टू ब्रिंग अबाउट कंटिन्यूटी, अगर हमें कंटिन्यूटी लेके आनी है, चलते रहना चाहिए जो हमारा काम, यू मस्ट लिंक ईच पैराग्राफ टू दी वन बिफोर इट विद लिंकर्स. तो हमें हर एक पैराग्राफ को किसी भी चीज मतलब दूसरे पैराग्राफ से जोड़ना पड़ेगा लिंकर्स की हेल्प से. समटाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिंकर्स और रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स यू कैन यूज व्हाट इज नोन एज आइडिया हुक. कभी कभी हम लिंकर्स का यूज ना करके या रिपीटिशन ऑफ कीवर्ड्स का यूज ना करके हम आइडिया हुक का भी यूज कर सकते हैं.
The last idea of the earlier paragraph will lead you smoothly into your next paragraph. जो हमारा लास्ट आइडिया था पहले पैराग्राफ का, वो हमें स्मूथली नेक्स्ट पैराग्राफ में लेके चला जाएगा. Introductions and conclusions. The first few sentences of your writing are particularly important because they help to catch the reader's attention and make them want to keep on reading. जो हमारे few sentences होते हैं, जो मतलब फर्स्ट बिगिनिंग हमारे जो sentences होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वही होते हैं जो कि रीडर्स का अटेंशन कैच करते हैं, या उनको ये करते हैं कि वो जब वो रीडिंग करते रहे. Here are some suggestions for successful introductions you could begin with. यहाँ पर कुछ सजेशन दिए गए हैं जो हम अपनी इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं. जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम और अ पॉपुलर मिसकॉन्सेप्शन. कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम की या कुछ मिसकॉन्सेप्शन का पॉपुलर जो है उसको स्टेट करना. एंड अरेस्टिंग स्टैटिक्स और शॉकिंग स्टेटमेंट. कुछ स्टैटिस्टिक को या शॉकिंग स्टेटमेंट को कवर अप करना. क्वेश्चन, कोटेशन, रेलिवेंट स्टोरी, जोक और एनिकोडॉट. ये सारे या तो जोक या तो स्टोरी या कुछ. एन एनालॉजी और कंपैरिजन, कंट्रास्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब हम अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. अ गुड पीस ऑफ राइटिंग मस्ट हैव अ सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन. जो हमारा अच्छा पीस होता है राइटिंग का, मतलब जो बहुत अच्छे से लिखा जाता है, उसमें एक सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन होता है जिससे हम सेटिस्फाई करते हैं. वन दैट गिव्स अ रीडर अ सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑन द सब्जेक्ट. मतलब जो रीडर को बिल्कुल ऐसे कंप्लीशन का बताए कि भाई हाँ अब कंप्लीट हो चुका है, ये एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे. It is important that the concluding paragraph emphasizes the validity and importance of your thinking. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो हमारी वैलिडिटी और हमारी इंपॉर्टेंस जो हम थिंक कर रहे हैं उसको शो करता है. Here are some suggestions that might lead to some ideas for your conclusion. यहाँ पे कुछ हमें सजेशन दिए गए हैं जो कि हमारे आइडिया कंक्लूजन के आइडियाज के लिए है. रीस्टेटमेंट ऑफ दीज ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट. हमें उनको रीस्टेटमेंट करना चाहिए जो कि थीसिस स्टेटमेंट है हमारी. एंड एवोल्यूशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. जो हमारा इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट का उसको इवेल्युएट करना. स्टेटमेंट ऑफ द ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ऑफ योर पीस ऑफ राइटिंग. जो हमारी ब्रॉडर इम्प्लीकेशन है उसको. कॉल टू एक्शन. जो कॉल टू एक्शन मतलब हम किसी भी एक्शन के लिए कॉल करते हैं. वार्मिंग बेस्ड ऑन द थीसिस स्टेटमेंट. A quotation from an authority. Um, an anecdote and rhetorical question and that makes the readers think about the writer's main point and so on. ये सारे हमारे जो पॉइंट्स दिए गए या सजेशन दिए गए हैं ये हमारे कंक्लूजन के लिए दिए गए हैं कि हम अपने कंक्लूजन को एक सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं. अब हमारा आता है ऑर्गेनाइज योर राइटिंग. अब हमने सब कुछ सोच लिया, प्लान आउट कर लिया, फिर उसके बाद हमने रफ ड्राफ्ट बना लिया, उसके बाद हमने उन सबको कंक्लूजन वगैरह सब कर लिया. अब हम उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे राइटिंग को, जो हमारी राइटिंग है. From a writer's point of view, organizing involves searching for a pattern or a sequence that is appropriate to your information. जो राइटर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनाइजिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि हमें एक पैटर्न सर्च करना है कि जिस सीक्वेंस में हमें कौन सा सीक्वेंस हमारा अप्रोप्रिएट होगा हमारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का या रखने का. योर गोल्स एंड योर रीडर्स नीड्स. जो हमारा गोल्स है और जो हमारे रीडर को चाहिए वो उसको हम कैसे पैटर्न में रखें. Your readers expect that you will create a pattern that will make what you say easy to read. हमारे जो रीडर होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो राइटर है उसने एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करा होगा जो कि हमारे लिए पढ़ना और समझना और याद रखना बहुत ज्यादा इजी रहेगा. Once you have determined the relationship among the concept and data you have gathered, you still have to decide how you will present these to your readers. जैसा कि हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर ली कॉन्सेप्ट के बीच में, डाटा के बीच में, या हमने जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो गैदर कर ली, लेकिन अभी भी हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपना इंफॉर्मेशन है वो कैसे प्रेजेंट करनी है रीडर के सामने. There are 4 basic discuss strategies that you could use or adapt to your needs. हमारे पास 4 बेसिक डिस्कस स्ट्रेटेजीज है जो कि हम अडेप्ट कर सकते हैं अपने प्रेजेंट करने के लिए अपने आइडियाज को. रिमेम्बर व्हाइल वी आर डिस्कसिंग, ये हमें याद रखना है कि जब हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कसिंग देम एज सेपरेट टाइप्स ऑफ डिस्कस. जब भी हम उन्हें डिस्कस करें एक अलग टाइप के डिस्कस
समझ के इन अ सिंगल पीस ऑफ राइटिंग, किसी भी सिंगल पीस ऑफ राइटिंग के लिए यू आर लाइकली टू यूज मोर देन वन टाइप। हमें एक टाइप से ज्यादा टाइप यूज करने चाहिए। अब हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ डिस्कर्स। जनरली exposition, narration, description and argumentation are considered to be the basic form of discourse। जो हमारे एक्सपोजिशन है, नरेशन है, डिस्क्रिप्शन है और आर्ग्यूमेंटेशन है, हमारे बेसिक फॉर्म है डिस्कर्स के। व्हेन अ राइटर इज कंसर्न विद सेटिंग फोर्थ फैक्ट्स देन द फॉर्म इज नोन एज एक्सपोजिशन। जो भी राइटर होता है, जब वो कंसर्न करता है किसी भी सेटिंग फोर्थ को, फैक्ट्स को, उस फॉर्म को हम एक्सपोजिशन बोलते हैं। व्हेन शी और ही प्रेजेंट देम इन टर्म्स ऑफ टेम्पोरल एक्शन देन द फॉर्म इज नरेशन। जब भी कोई राइटर किसी भी इंफॉर्मेशन को टर्म्स ऑफ टेम्पोरल एक्शन के तौर पे प्रेजेंट करता है तो उस फॉर्म को हम नरेशन बोलते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड गिविंग डिटेल्स, जो भी स्पेस देते हैं या जब भी हम किसी चीज की डिटेल्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है। एंड व्हेन शी और ही इंस्टेड इंटेंड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फैक्ट्स देन इट इज नोन एज आर्गुमेंटेशन। अगर कोई मतलब वो उसको ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो रिजॉल्व कर रहा है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को फैक्ट के, तो उसको हम आर्गुमेंटेशन बोलते हैं। तो हमारे 4 तरीके के फॉर्म ऑफ डिस्कर्स हो गए। These forms do not exist as pure forms। जो ये वाली forms होती है हमारी कभी भी pure forms की तरह exist नहीं करती है। They in fact are intermixed। वो हमारी intermixed होती हैं, मतलब मिली जुली होती है। And one can only talk about a dominant form in a piece of writing। और एक हम सिर्फ dominant form के बारे में बात कर सकते हैं किसी भी writing में, मतलब जो ज्यादा show हो रहा होगा या जो ज्यादा यूज हुआ होगा। लेट अस लुक एट द डोमिनेंट फॉर्म सेपरेटली। अब हम डोमिनेंट फॉर्म को सेपरेटली देखेंगे। फर्स्ट होता है एक्सपोएट्री डिस्कर्स। एक्सपोएट्री राइटिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग। हमारी ये जो एक्सपोएट्री राइटिंग है ये हमारी बहुत ज्यादा कॉमन राइटिंग है, कॉमन फॉर्म ऑफ राइटिंग है। सेंट्रल टू एक्सपोजिटरी राइटिंग इज ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, एडवाइस, प्रोसेसेस एंड सिस्टम। ये हमें ये प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर मतलब ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। वाइल ग्रुपिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन। अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो उसके अंदर सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ ब्रॉड टॉपिक इनटू पार्ट्स। जो हमारा ब्रॉड टॉपिक होता है उसको हमें पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज डेफिनेशन पॉइंट्स आउट द characteristics that distinguish a particular thing under discussion from others। अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं, जो डेफिनेशन पॉइंट है हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है जो कि हमारे पर्टिकुलर थिंग अंडर डिस्कशन फ्रॉम अदर्स, वो पर्टिकुलर थिंग हमारी डिस्टिंग्विश करती है जो कि हमारा डिस्कशन रहता है फ्रॉम अदर्स। इलस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स एक्सप्लिसिफिकेशन ऑफ आइडियाज अंडर डिस्कशन यूजिंग एग्जांपल। जो हमारा इलस्ट्रेशन होता है उसके अंदर एक्सप्लिफिकेशन होता है आइडियाज का, जो कि हमारे डिस्कशन के अंदर आता है। हम एग्जांपल के द्वारा उसको एक्सप्लेन करते हैं या उसका एक्सप्लेनिफिकेशन करते हैं। सेकंड हमारा आता है नरेटिव डिस्कर्स। नरेशन डिपेंड्स चीफली ऑन टेम्पोरल ऑर्डर। जो हमारा नरेशन होता है वो हमारा टेम्पोरल ऑर्डर पे डिपेंड करता है, दैट इज अपॉन एक्शंस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब इनका मतलब है ऑर्डर, वो सॉरी एक्शंस जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स और एक्शंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसके अंदर सीक्वेंसिंग होती है हमारे इवेंट्स और एक्शंस की, जो कि बिगिनिंग से लेके एंड तक होती है। A skilled narrator is able to arrange the details in a such a way so that the reader's interest rises to a climax at some point in the narration। जो हमारा स्किल्ड नरेटर होता है वो बहुत ज्यादा उसके लिए इजी हो जाता है, या वो बहुत ज्यादा एबल होता है किसी भी डिटेल्स को अरेंज करना उस मैनर में ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट राइज हो क्लाइमेक्स की तरफ, कुछ पॉइंट ऑफ नरेशन की तरफ। The narration in turn can range from storytelling, as in novels and short stories, to anecdotes used for illustration, explanation और support। जो हमारी नरेशन होती है वो रेंज करती है स्टोरी टेलिंग से, नॉवल से, शॉर्ट स्टोरी से टू एनेक्डोट यहाँ तक यूज। और जो एनेक्डोट होता है वो इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन और सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। समटाइम्स फॉर स्पेशल इफेक्ट्स एक्सेट्रा। अगर हम कुछ कभी हम स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज करते हैं, जैसे an author may begin his or her narration from the end and then through a process of flashback may return to the beginning and then give the full events till that। कभी कभी जो ऑथर होता है वो अपनी जो नरेशन है वो एंड से स्टार्ट करता है और फिर उस प्रोसेस को फ्लैशबैक के तौर पे
उसे दोबारा से बिगिनिंग में लेके जाता है और इस तरीके से वो फुल इवेंट्स को दिखा देता है। द ऑथर में ऑल्सो बिगिन इन द मिडल ऑफ, जो ऑथर है वो बिगिन मिडल से भी स्टार्ट कर सकता है। मिडल ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नरेट इवेंट्स लीडिंग अप टू द पॉइंट ऑफ नरेशन, जो कि जो इवेंट्स है वो नरेट करे जो लीडिंग पॉइंट ऑफ नरेशन के, एंड देन प्रोसीड टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ इवेंट, और फिर उनको कंप्लीट कर देना। Both the above kinds of presentation of events can generally be found in novels and films. जो हमने ऊपर ये kind of presentation of events देखा, तो ये हमारे ज्यादातर novels या films में पाए जाते हैं। Where to look for ideas, कहाँ पर हमें ideas के लिए देखना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। You can only write about what you have experienced. हम सिर्फ उस चीज के बारे में लिख सकते हैं जो हमने experience किया है, ऑब्जर्व किया है, इमेजिन किया और उसके बारे में सोचा है, थॉट किया है। ऑल्दो वी डिस्कस द एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स ऑफ अदर्स, हम भी वैसे भी हम दूसरों के एक्सपीरियंस और थॉट्स को डिस्कस करते हैं। दे डू नॉट बिकम आवर ओन, वो हमारे अपने अपने नहीं होते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी और नरेशन इज द वन यू हैव एक्सपीरियंस एंड थॉट अबाउट इन योर ओन इंडिविजुअल फैशन। ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी वो होती है जिसमें हमने जो एक्सपीरियंस किया है या जो हमने सोचा है अपना इंडिविजुअल फैशन वो लिखे। A narrative is in order to be interesting must be original. अगर हमें नरेटिव को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है तो उसे हमें ओरिजिनल रखना चाहिए। The sources for your narratives are, हमारे जो narratives के लिए sources हैं वो ये हैं। Your memories, जो हमारी memory होती है। What places or person do you recall clearly? कौन से place को और कौन से person को आप recall कर सकते हैं clearly? What days डू यू रिमेम्बर विविडली, कौन से डेज है जिनको हमने बहुत अच्छे से याद है हमें। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट डे यू रिकॉल, कौन सा ऐसा हैप्पी डे है जो हमें रिकॉल होता है। व्हाट वाज द मोस्ट पेनफुल टाइम यू रिमेम्बर, कौन सा ऐसा पेनफुल टाइम है जो हमें रिमेम्बर मतलब जो हमें याद आता है। योर फ्रेंड्स एंड फेवरेट प्लेसेस, हु इज द मोस्ट पीसफुल पर्सन यू नो, हमारे फ्रेंड्स और फेवरेट प्लेसेस, कौन सा ऐसा पर्सन है जो सबसे पीसफुल है जो हमें याद आता है जो हम जानते हैं जिसको। हु इज द मोस्ट अम्यूजिंग पर्सन यू नो, जो अम्यूजिंग पर्सन होता है वो। विच इज द प्लेस यू वुड लाइक टू गो बैक टू, कौन सी ऐसी प्लेसेस है जहां हम दोबारा जाना चाहते हैं। इवेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, when what events in your life did you find most moving, कौन से events हमारी जो life में हमने moving find out किया है कि वो moving है। what was the greatest satisfaction or disappointment that you experienced, कौन सी satisfaction और कौन सा disappointment हमने experience किया है। what people in your life did you consider powerful, कौन से people को तुम powerful consider करते हो, good और beautiful consider करते हो। do you still admire them, क्या तुम अभी भी उन्हें admire करते हो। What events would you like to wipe out from your memory, कौन से ऐसे events है जो तुम अपने दिमाग से निकालना चाहते हो। What events would you like to remember and relive, कौन से events ऐसे हैं जो तुम याद रखना और उसे दोबारा से जीना चाहते हो। Imagination and wishes, if you had your choice which country would you like to live in, अगर आपकी चॉइस हो तो आप कौन सी कंट्री में रहना पसंद करोगे। व्हाट पर्सन वुड यू लाइक टू मीट, कौन से ऐसा पर्सन होगा जिससे तुम मिलना पसंद करोगे। हाउ वुड यू लाइक योर ओन कंट्री टू बी, आपको कैसा लगेगा कि अगर आपकी खुद की कंट्री होगी तो। यू कैन डिवाइज योर प्लान बाय आस्किंग द फॉलोइंग फोर बेसिक क्वेश्चन, हम अपने जो प्लान है वो डिवाइज कर सकते हैं ये चार क्वेश्चन पूछ के। व्हाट इज स्पेशल और टिपिकल अबाउट माई नरेटिव, क्या टिपिकल है और क्या स्पेशल है मेरे नरेटिव के अंदर। वाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी, मैं ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्यों लोगों को बता रहा हूँ। वट काइंड ऑफ रीडर्स एम आई राइटिंग फॉर, किस तरीके के रीडर्स के किस तरीके के रीडर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाउ विल माई रीडर बेस्ट अंडरस्टैंड माई प्लान एंड पर्पज, कैसे मेरे जो रीडर हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे मेरे प्लान को और मेरे पर्पज को। यू मे फाइंड यू हैव थ्री मोर क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास और तीन क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डज माई नरेटिव हैव टू बी, कितना बड़ा मेरा नरेटिव होना चाहिए। डू आई नो इनफ अबाउट वट आई एम राइटिंग, क्या मैं जानता हूँ अच्छे से जो मैं लिख रहा हूँ उसके बारे में। वेयर आई कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, मेरे को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं अपने उससे अपने आप से। इन राइटिंग नरेशंस वन ऑफ द स्किल्स टू बी कल्टिवेटेड इज स्टाइल, अगर हम नरेशन लिखते हैं तो हमारी एक और स्किल हमारी कल्टीवेट होती है जो कि होता है स्टाइल। द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर नरेटिव स्टाइल, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम अपने नरेटिव स्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द इनिशियल स्टेजेस यू कैन कंसिडर द फॉलोइंग स्टाइलिस्टिक फीचर्स, हम अपने इनिशियल स्टेजेस में हम ये अपने स्टाइलिस्टिक फीचर्स को फॉलो अप कर सकते हैं। जैसे सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी होना चाहिए हमारे नरेटिव में।
कन्वर्जनल स्टाइल होना चाहिए, इंडिविजुअल टर्न ऑफ फ्रेज होना चाहिए, कंक्रीट एंड प्रिसाइज वोकैबुलरी होनी चाहिए। अब थर्ड आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव डिस्कस। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इन्वॉल्व्स नरेशन but of a different kind. It is a kind of picture making indicating what someone, something, or some place, etc. looks like. All description involves spatial dimension. जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो नरेशन को भी अपने अंदर इन्वॉल्व करता है बट अलग तरीके से। ये काइंड ऑफ पिक्चर मेकिंग होता है और इंडिकेट करता है कि व्हाट समवन, क्या कोई या समथिंग या कुछ या कोई प्लेस कैसा लगता है। ऑल डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स स्पेशियल डायमेंशन। जो हमारा सारे डिस्क्रिप्शन है वो एक इन्वॉल्व करते हैं अपने अंदर स्पेशल डायमेंशन को। Any description would involve one of the two possibilities. कोई भी description हो उसमें दो possibilities तो होती हैं। either the description would proceed from a particular to the general, या तो जो description है वो proceed कर रहा है particular से लेके general तक, or from the general to the particular, और या तो general से लेके particular तक। For example, a description of a scenery could either begin with a central focus on a particular detail and then proceed to other things that relate to it. या जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं सीनरी का, तो या तो वो स्टार्ट होगी किसी भी सेंट्रल फोकस जो उसका फोकस होगा सीनरी का वहां से, और फिर डिटेल से लेके अब दूसरी चीजों पर जाएंगे दैट रिलेट टू इट, या तो उस जो रिलेट करेंगे उस पे, या गिविंग अस देयर बाय अ जनरल पिक्चर, या हमें एक जनरल पिक्चर देके। तो ये दो तरीके के डिस्क्रिप्शन होते हैं। One could also describe the scenery in general terms and then focus on particular items. हम ऐसे भी describe कर सकते हैं, पहले हम general terms को describe करेंगे, then उसके बाद focus करेंगे particular items पे within it which are of interest, जो कि interest का रूप होते हैं। However, what is common to any kind of description in is the spatial arrangement. जो भी common होता है हर kind of description में वो होता है spatial arrangement जो हम करते हैं। दैट इज द वे थिंग्स अपीयर एंड द वे दे आर अरेंज। मतलब जो थिंग्स जैसे कि अपीयर कर रही हैं और जिस तरीके से वो अरेंज है वो। केयरफुली स्टडी दी पैसेज बिलो। जो नीचे पैसेज दिया गया है उसको केयरफुली पढ़ो। Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. जो punctually midday में उसने क्या करा, अपना जो बैग है वो सारा ओपन किया, अपने जो भी प्रोफेशनल इक्विपमेंट थे वो सारे बैग से निकाल के स्प्रेड कर दिए, फैला दिए, which consisted of a dozen crow's shells, जिसके पास डजन क्रोई शेल्स थी। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ था with obscure माइस्टिक चार्ट, एक माइस्टिक चार्ट भी था। on it a notebook, एक नोटबुक थी। bundle of palmyra writing थी। his forehead was resplendent with scared ash and vermilion। जो उसका forehead था वो बहुत ज्यादा रेस्प्लेंडेंट और स्कैर्ड हो चुका था एश और वर्मिलियन से। and his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam। और जो उसकी आईज थी वो स्पार्क कर रही थी, वो चमक रही थी एक शार्प abnormal gleam की तरह। which was really an outcome of a continuous searching look for customers। वो इसलिए क्योंकि आउटकम निकल के आया था उसका, जो वो सर्च कर रहा था कस्टमर्स के लिए। बट विच हिज क्लाइंट्स टुक टू बी अ प्रोफेटिक लुक एंड फेल्ट कंफर्टेड। बट जो उसका क्लाइंट्स होगा वो प्रोफेटेड लुक और फेल्ट कंफर्टेड कब मतलब होगा या नहीं होगा। द पावर ऑफ हिज आईज वाज कंसिडरेबली एनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन। जो उसकी पावर थी आइस की वो हम कंसीडर कर सकते हैं उसकी पोजीशन थे, किस पोजीशन पे उसने अपनी आइस प्लेस की है। प्लेस एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क whiskers which streamed down his cheeks, even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his। उसे एक क्राउन बनाने के लिए, क्राउन का इफेक्ट देने के लिए अपने सिर पर एक सैफरॉन कलर की जो टर्बन होती है मतलब पगड़ी होती है वो अपने सिर के ऊपर बांध ली। दिस कलर स्कीम नेवर फेल। जो ये हमारा कलर होता है हमारा कभी भी फेल नहीं हो सकता। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू दहलिया स्टॉक्स। उस पीपल उसकी तरफ ऐसे अट्रैक्ट हुए जैसे कि बीज अट्रैक्ट होते हैं दहलिया स्टॉक्स की तरफ। ही सैट अंडर द बोज ऑफ अ, वो बोज के अंदर बैठा हुआ था। बोज ऑफ अ स्प्रेडिंग
टैमरिंड ट्री, जो टैमरिंड जो इमली का पेड़ था उसके नीचे, which flanked a path running through the town hall park, जो कि एक पाथ था टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने का. It was a remarkable place in many ways. वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल प्लेस है. सर्गिंग क्राउड, वहां पर सर्गिंग क्लाउड भी है, वॉज ऑलवेज मूविंग अप, वहां पे चलता रहता है. डाउन इज नैरो रोड मूविंग टिल नाइट, और वो नाइट तक चलती रहती है रोड. अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे. जो यहाँ पर रास्ता है वहां पर ऑक्यूपेशन या अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे मेडिसिन सेलर्स हो गए, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक हो गए, मैजिशियंस हो गए, एंड अबव ऑल an accuser of cheap cloth who created enough din all day to awake the whole town. ये सब हमारे यहाँ पर पाए जाते थे. Here the narration begins with a close description of an astrologer and then goes on to describe the hustle and bustle of the place in general term. हमारी जो नरेशन बिगिन होती है वो एक क्लोज डिस्क्रिप्शन से बिगिन होती है एक एस्ट्रोलॉजर के बारे में, एंड देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब द हसल एंड बसल, और फिर वो चलती जाती है डिस्क्राइब करते हुए हसल और बसल उस जनरल टर्म्स में उस प्लेस के बारे में. नाउ लेट्स लुक एट द प्रिसाइज वर्ड फ्रेजेस दैट मेक दिस डिस्क्रिप्शन होल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट. अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारे वर्ड जो हमारे प्रिसाइज रहेंगे इस डिस्क्रिप्शन को अच्छा बनाने में, जो कि हमारे रीडर है उसका इंटरेस्ट आ सके. अ डजन क्रोरी शेल्स, जो स्पेसिफिक में थे एक डजन क्रोरी शेल जिन्होंने अट्रैक्शन इंटरेस्ट खींचा रीडर का. स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ, अ सैफ्रॉन कलर टर्बन, ये तीनों चीज. अब गिविंग डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स, अब हम डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स देंगे. हिज फोरहेड वाज resplendent with scarred sketch and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp abnormal ग्लीम. ये हमारे डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स हो गई कि उसके डिटेल्स के बारे में बताया. अब वेरिएशन आ जाते हैं. वेरिएशन के अंदर क्या है, हिज आई स्पार्कल्ड, उसकी जो आईज है वो स्पार्कल हुई. शार्प अबनॉर्मल ग्लीम, परफेक्टिक लुक, पावर ऑफ हिज आईज, ये हमारे सारे क्या है वेरिएशन. नाउ दैट अ डिस्क्रिप्टिव कैन बी ऑफ पीपल प्लेसेस एंड प्रोसेस. अब जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है वो किसी का भी हो सकता है, किसी आदमी का, मतलब लोगों का, या किसी जगह का, या किसी प्रोसेस का, कुछ भी हो सकता है. फोर्थ आता है हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस. इन आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कस द राइटर आर्ग्यूज अ केस. इसमें क्या करता है, एक केस को आर्ग्यू करते हैं और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं बाय लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को देख के फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों तरफ से. एनी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग आर्गुमेंटेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द प्रो एंड कॉन नेचर ऑफ द आर्गुमेंट. जो स्ट्रक्चर होता है रिप्रेजेंट करने का किसी भी आर्गुमेंट का, उसको हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज के प्रो एंड कॉन होते हैं. आर्गुमेंटेशन कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वे. आर्गुमेंटेशन 3 तरीकों से किया जा सकता है. फर्स्ट, वन कैन गिव वंस ओन आर्गुमेंट बाय टेकिंग एन अफर्मेटिव पोजीशन. फर्स्ट ये होता है कि वो अपने आर्गुमेंट दे सकता है एक अफर्मेटिव पोजीशन को लेके. सेकंड, वन कैन गिव फर्दर एविडेंस टू काउंटर बैलेंस द आर्गुमेंट ऑफ एन ओपोनेंट. दूसरा ये होता है कि दूसरा अपने एविडेंस दे सकता है उसको काउंटर बैलेंस, उसके जो अपोनेंट ने आर्गुमेंट किया उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए. And third, one can point out the fallacies in one's opponent arguments in order to discredit them. और जो तीसरा होता है वो है कि अपने जो हमारे ओपोनेंट है उनके आर्ग्यूमेंट के अंदर fallacies को पॉइंट आउट करना, ताकि जो उनका ऑर्डर है वो डिस्क्रेडिट हो जाए. स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेशन देयरफॉर डिमांड्स पर्सपेक्टिव रीजनिंग एंड केयरफुल perusal of evidence in order to present one's own argument or in order to बी लिटिल दी ओपोनेंट्स आर्गुमेंट. जो हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंटेशन होते हैं वो हमें ये डिमांड करते हैं कि उसके अंदर पर्सपेक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए, हमारे पास एविडेंस पूरे पक्के होने चाहिए, ताकि हम जो दूसरा आर्गुमेंट दे रहा है उसको हम आराम से प्रेजेंट, उसका एविडेंस आराम से प्रेजेंट कर पाए, या उसमें ओपोनेंट्स के आर्गुमेंट्स को आराम से हम हैंडल कर पाए. However, this kind of writing becomes interesting. इस तरीके से जो हमारी इस टाइप की राइटिंग होती है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है. when the writer has something to say, जब भी राइटर के पास कुछ होता है कहने के लिए, your opinion will not be worth expressing until you have thought about the subject. जो हमारे ओपिनियन है वो कभी भी वर्थ नहीं हो सकते हमारे एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिंग के, जब तक हम हमारे पास हम उस सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे नहीं.
द राइटिंग प्रोसेस, हम राइटिंग प्रोसेस के अंदर आ गए। सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग सम ऑफ द वेज टू ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज। अभी तक हमने पढ़ा कि हम अपने आइडियाज को और वेज को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। But sitting down to write a first draft is much more formal and intimidating than the writing you would did while you were planning. But जब हम लिखने बैठते हैं अपना फर्स्ट ड्राफ्ट, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल और इंटिमिडेटिंग हो जाता है, ताकि जैसे कि हमने जो प्लानिंग के टाइम राइटिंग करी थी उससे बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। ड्राफ्ट्स रिक्वायर दैट यू राइट इन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। जो ड्राफ्ट होता है उसके अंदर ये रिक्वायर होता है कि उसमें हम पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे, पैराग्राफ्स लिखे, एंड दैट यू पे सम अटेंशन टू द फॉर्मेट। और फिर हमें फॉर्मेट के ऊपर भी अपनी अटेंशन देनी पड़ती है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन यू वांट द फिनिश प्रोडक्ट टू हैव। और फिर उसको हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है ताकि हमें लास्ट प्रोडक्ट मिल सके। एट दिस स्टेज यू विल बी कॉपिंग विद क्वेश्चन ऑफ लेंथ, फॉर्मेट, वर्ड चॉइस, कोहेरेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कोहेरेशन, पैराग्राफिंग एंड फॉर्मेट। इस स्टेज के अंदर हम सारे ही क्वेश्चन जो है कॉपी कर रहे हैं, उसके लेंथ, उसके फॉर्मेट, उसका चॉइस, कोहेरेंस, ये सब। द बेस्ट वे टू टैकल दिस इज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रोसेस वर्क। इसको हमें टैकल करने का मतलब, इसको हमें कम करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि हम समझे कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। अब हम आ जाते हैं जी द राइट। जी कंटिन्यू करना है अभी और इसको रुकना है यहाँ पर? सर अगर दूसरा हमें सब्जेक्ट करना है तो फिर हम इसे कल कर लेंगे। हाँ, ये मुझे लगा था कि ये खत्म हो जाएगा। समअप तो आ गए थे हम समअप पर। ये काम करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं यूनिट, फिर हमारे पास ओके एक लास्ट यूनिट बच जाएगी बस। ओके ठीक है, सर। बस ये प्रूफ रीडिंग। क्या होती है प्रूफ रीडिंग? जब हम कुछ लिख लेते हैं उसको अगेन करेक्ट करते हैं ना, कि कोई गलती तो नहीं रह गई, तो उसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। हाँ, अब यहाँ हम पर अपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। योर फर्स्ट ड्राफ्ट इज एन एक्सपेरिमेंट। हमारा जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है वो एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक टेस्ट होता है ये फाइंड आउट करने का कि हम क्या लिखना चाहते हैं, हमें क्या कहना है। इट इज एन अटेम्प्ट टू बिल्ड अ रफ फ्रेमवर्क। ये एक हमारा अटेम्प्ट होता है एक रफ फ्रेमवर्क को बनाने का, किसी भी कंटेंट के बारे में। मीनिंग एंड फॉर्म विच यू विल इम्प्रूव ऑन लेटर। और किसी भी चीज की मीनिंग, कंटेंट, और फिर ताकि वो बनाते ताकि हम बाद में जो है अपना इम्प्रूव कर सके जब हम फाइनल राइटिंग लिखेंगे। इट इज प्रोविजनल राइटिंग। ये हमारी एक प्रोविजनल राइटिंग होती है। इट एनकरेजेस यू टू राइट क्विकली। ये हमें एनकरेज करती है कि हम जल्दी जल्दी लिख सके। इन एन अटेम्प्ट टू डेलिनेट द जनरल मीनिंग। अपने डेलिनेट जनरल मीनिंग को अटेम्प्ट करने के लिए कंटेंट को और एंड दी organization of your draft. When you finish, you will not have spent so much time and effort that you will be unwilling to change. जब हमने खत्म कर लिया तो हमने ज्यादा टाइम और ज्यादा अपना एफर्ट नहीं डाला। You will be unwillingly to change or discard part of all of what you have written. हम अपने unwillingly हम अपने change कर सकते हैं उसको, और उसमें से जो हमें पार्ट सही नहीं लग रहा उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। रिवाइजिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब हमारा आता है जब हम फर्स्ट ड्राफ्ट को रिवाइज करते हैं। रिवाइजिंग बिगिंस विद द केयरफुल रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट ड्राफ्ट टू फाइंड आउट इफ यू हैव एक्चुअली डन व्हाट यू सेट आउट टू डू। हम अपने ड्राफ्ट को बहुत अच्छे से केयरफुल रिव्यू करते हैं अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को। उसमें ये देखते हैं कि क्या हमने वही लिखा है जो हम लिखना चाहते थे। एज अ रिव्यू यू विल चेक हाउ क्लोज यू हैव टू कम टू अचीविंग योर ओरिजिनल इंटेंशन। उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि हम कितने क्लोज आ चुके हैं अपने ओरिजिनल इंटेंशन को अचीव करने में। एंड वेयर एंड हाउ फार यू हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ इट। और कितना दूर है हम, कितना हमें लिखना है। यू आर देयरफॉर कंसर्न विद। तो हमें ये कंसर्न करने पड़ेंगे। व्हाट यू लेफ्ट आउट। क्या हमने छोड़ दिया। What you have included that you do not need। हमने क्या इंक्लूड किया है जो हमें नहीं चाहिए। Whether you can make this draft achieve your goals। क्या हम इस ड्राफ्ट को बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। रिमेंबर दैट रिवीजन इज अ थिंकिंग प्रोसेस। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिवीजन होता है वो एक थिंकिंग प्रोसेस होता है हमारा, दैट अकर्स थ्रू आउट द राइटिंग। जो हमारा पूरी राइटिंग प्रोसेस में चलता रहता है। It means looking at your writing with a fresh eye, that is looking at your writing in ways that will make you make more effective choices। हमें हमेशा अपनी राइटिंग को फ्रेश आई से देखना चाहिए। मतलब हमें अपनी राइटिंग को उस तरीके से देखना चाहिए ताकि जो हमारे राइटिंग है बहुत ज्यादा इफेक्टिव चॉइस बन सके या उसमें इफेक्टिव चॉइस आ सके। एज यू राइट न्यू आइडियाज इमर्ज प्रोमोटिंग यू टू रिवाइज व्हाट यू हैव प्लान्ड और हैव जस्ट रिटन। अगर हम नए आइडियाज लिखते हैं तो वो हमें नए आइडियाज इमर्ज
prompting you to revise, वो हमें prompt करता है रिवाइज करने में what you have planned or you have just written, कि हमने क्या प्लान किया था और हमने क्या लिख दिया. Sometimes new ideas will encourage you to begin an entirely new draft. कभी कभी जो हमारे नए आइडियाज है वो हमें एनकरेज करते हैं कि हम नया ड्राफ्ट बना सके. नया ड्राफ्ट बनाते हैं विद अ फोकस और अप्रोच की, एक डिफरेंट फोकस के साथ और एक डिफरेंट अप्रोच के साथ. रिमेंबर दैट रिवीजन अकर्स थ्रू आउट द राइटिंग प्रोसेस. हमें बार बार ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिवीजन होता है वो एक राइटिंग प्रोसेस में हमारा चलता रहता है. अब आता है रिफाइनिंग. Once you have settled on the major concept you wish to include in your first draft and the way you would organize them, you can shift your attention to the next look. जब हमें पता चल गया कि हमने अपने मेजर कॉन्सेप्ट यही लिखना है और इसमें हमें फर्स्ट ड्राफ्ट में यही इंक्लूड करना है और हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया, तब हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी अटेंशन को दूसरे नेक्स्ट लेवल पे. लुक एट योर एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन एंड एविडेंस. हमें अपने एग्जांपल्स देखने चाहिए, इलस्ट्रेशन देखनी चाहिए और एविडेंसेस देखने चाहिए. डू दी सपोर्ट द मेन आइडियाज. क्या ये सपोर्ट करते हैं मेन आइडियाज को? डू दी सबसेक्शंस फॉलो ईच अदर लॉजिकली. क्या जो हमने सबसेक्शन करे वो एक दूसरे को लॉजिकली फॉलो अप करते हैं कि नहीं? डू योर एग्जांपल्स रियली एग्जाम्पलीफाई एंड एक्सप्लेन. क्या हमारे जो एग्जांपल हैं वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं? दिस इज अ गुड टाइम टू लुक फॉर गैप्स इन योर राइटिंग. ये हमारा बहुत अच्छा टाइम होता है हमारे राइटिंग में गैप देखने का. इज देयर एनीथिंग मिसिंग. क्या हमारे ड्राफ्ट में कुछ मिसिंग है? नाउ इज द टाइम टू ऐड एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल्स विदाउट हैविंग टू रीराइट द होल ड्राफ्ट. अब हमारा ये टाइम आ चुका है कि हम अपने इसमें ऐड अपनी एक्सप्लेनेशन को ऐड करें, डिटेल्स को ऐड करें, दोबारा से इसे लिख के, पूरे ड्राफ्ट को दोबारा से लिख के हम इसमें कुछ रिफाइन करेंगे या ऐड करेंगे. फोर्थ आ जाता है एडिटिंग. अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे. एडिटिंग इज अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज द वे यू wanted it to be and there are no mistakes that you have may later regret. एडिटिंग एक हमारा केयरफुल रीडिंग होता है जब हम ड्राफ्ट को पढ़ते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि जो हमें चाहिए था, जो हम चाहते थे वही हमने लिखा है कि नहीं और इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े. एडिटिंग विल बी इजियर इफ यू नो हाउ टू गो अबाउट इट एंड व्हाट टू लुक फॉर. एडिटिंग हमारी बहुत ज्यादा इजी बन जाती है जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है या हमें किस पे देखना है, किस पे एडिटिंग करना है. लेट्स कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू शुड लुक फॉर. अब हम ये कंसंट्रेट करते हैं कि हमें किस चीज पे देखना होता है. लुकिंग इट एट पैराग्राफ्स. हमें पैराग्राफ्स देखने होते हैं. दिस इज द टाइम वी आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये वाला हमारा टाइम है जिसमें हम ये क्वेश्चन पूछते हैं. इज द पैराग्राफिंग लॉजिकल एंड विजुअली अप्रोप्रिएट. क्या जो हमारा पैराग्राफ है वो लॉजिकली सही है या विजुअली अप्रोप्रिएट है कि नहीं? इज देयर अ टॉपिक सेंटेंस विच स्टेट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. क्या एक ऐसा टॉपिक सेंटेंस भी है जो हमारा मेन आइडिया बताता है पैराग्राफ का? आर द सेंटेंसेस रिलेटेड टू ईच अदर. क्या जो हमारे सेंटेंसेस है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? बाय दिस टाइम यू हैव प्रोबेबली स्टॉप्ड एडिंग न्यू मटेरियल. इस टाइम पे हमें कोई भी नया ऐड नहीं करना चाहिए मटेरियल. यू आर नाउ ट्राइंग टू मेक योर राइटिंग कंसाइज एंड क्लियर सेंटेंस बाय सेंटेंस. अब हम ये ट्राई करें कि जो हमारी राइटिंग है वो कंसाइज और क्लियर हो और सेंटेंस बाय सेंटेंस हो. अब इसके अंदर आते हैं सेंटेंसेस. यू नीड टू रीड योर टेक्स्ट सेंटेंसेस बाय सेंटेंस. हमें जरूरत है कि हम अपने सेंटेंस टू सेंटेंस अपने टेक्स्ट को रीड करें. आर दी सेंटेंस रिलेटेड टू ईच अदर. क्या हमारे सेंटेंस है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? आर दी टेंसेस करेक्ट. क्या उसके अंदर जो टेंसेस हमने लगाए हैं वो सही है? इज द प्रोनाउन रिफरेंसिंग करेक्ट. क्या हमारा जो प्रोनाउन है वो करेक्ट रिफरेंसिंग कर रहा है? आर देयर एनी डॉगलिंग मॉडिफायर्स. क्या वहां पर कोई अभी भी डॉगलिंग मॉडिफायर जरूरी है? डैंगलिंग. फिर आता है वोकैबुलरी. इट इज अ गुड आइडिया टू फोकस एट दिस स्टेज ऑन द वर्ड्स दैट यू. ये बहुत अच्छा हमारा आइडिया है किसी भी स्टेज में हमारा वर्ड्स को फोकस करने का, दैट हम जो यूज करते हैं. डू द वर्ड्स मीन व्हाट यू वांट देम टू मीन. क्या वर्ड्स का वो मतलब है जिन जो हम चाहते हैं उसका मतलब हो? विल योर रीडर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू विश टू स्टेट. क्या हमारे रीडर समझ पाएंगे कि हम क्या लिखना चाहते हैं? डज योर वोकैबुलरी हैव अ वास्ट रेंज. क्या हमारी जो वोकैबुलरी है उसका एक वास्ट रेंज है? फॉर एग्जाम्पल्स, डू यू यूज वर्ड्स प्रिसाइजली. क्या हम वर्ड्स को प्रिसाइजली यूज करते हैं? एंड इज देयर वेरिएशन इन योर ओन वर्ड चॉइस. क्या हमारे वर्ड्स में वेरिएशन है, मतलब उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हम वर्ड यूज करते हैं? अब हम एग्जांपल पे आते हैं. प्रिसाइज वर्ड, कोई अगर प्रिसाइज वर्ड है तो वो ये होते हैं गेज, ग्लैंस, स्टेयर, ग्लेयर एंड पीप. और जो वेरिएशन होते हैं वो होते हैं कार, मारुति जेन, व्हीकल, एज वेल एज, ऑल्सो, व्हाट इज मोर. ये सारे हमारे वेरिएशन हो गए.
और फोर्थ पे आते हैं फॉर्मेट। ये सब तो हमारा हो गया। अब लेकिन फॉर्मेट पे आते हैं जो मेन चीज है हमारी। द हेडिंग शुड बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ड्राफ्ट। जो हमारी हेडिंग्स होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए हमारे पूरे ड्राफ्ट में। दैट इज ऑल मेन हेडिंग शुड हैव द सेम टाइपोग्राफी। कहने का मतलब ये जो हमारी मेन हेडिंग्स है वो सब सेम टाइपोग्राफी की होनी चाहिए। स्पेसिंग एंड प्लेसिंग, स्पेस भी होना चाहिए, प्लेसिंग भी सही होनी चाहिए। ऑल सब हेडिंग शुड ऑल्सो बी अलाइक। और जो हमारी सब हेडिंग होती है वो भी सिमिलर ही होनी चाहिए, एक जैसी ही होनी चाहिए। So scroll. Identity indentation should be consistent throughout the draft। जो हमारा indentation होता है वो भी हमारा ड्राफ्ट में पूरा एक जैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। विजुअल एड्स, टेक अ क्लोज लुक एट ऑल द विजुअल एड्स इंक्लूडिंग। हमारे जो विजुअल एड्स है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए, जैसे ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स एंड ड्राइंग्स। सी दैट दे आर एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द टेक्स्ट। हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे हैं, जहाँ पे हमें चाहिए थे वहां पर है। बी श्योर ईच विजुअल हैड्स अ टाइटल दैट एक्सप्लेन व्हाट इज इट। हमेशा हमें ये मेक श्योर रखना चाहिए कि जो हमारे चार्ट्स है या जो विजुअल एड्स है उसका टाइटल भी होना चाहिए, ताकि वो एक्सप्लेन करे कि वो किस चीज का है। अब हम आता है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज मोर देन री रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब होता है री रीडिंग, दोबारा से रीड करना। इट इज अ केयरफुल वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन रिव्यू ऑफ योर फर्स्ट ड्राफ्ट। ये हमारा एक केयरफुल वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन जो हम रिव्यू करते हैं अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को, वो होता है टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज एज इट शुड बी। मतलब ये मेक श्योर करने के लिए कि जो हमारा सब कुछ है वो अपनी जगह पर है, ये और अपनी जगह पे मतलब सही पोजीशन पे हमने रखा है कि नहीं। वी गिव यू सम टिप्स एंड टेक्निक्स टू मेक योर प्रूफ रीडिंग सेशन मोर इफेक्टिव। हम आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स देंगे जिससे आप अपना जो प्रूफ रीडिंग सेशन है उसको मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। व्हेन यू प्रूफ रीड यू नीड टू कंसंट्रेट। जब भी हम प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कंसंट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस मीन्स गेटिंग रिड ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि हम गेट रिड ऑफ हो रहे हैं। से स्क्रॉल, गेटिंग रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड पोटेंशियल इंटरप्शन। मतलब कि हम डिस्ट्रैक्शन और जो पोटेंशियल इंटरप्शन है उससे हम दूर हो रहे हैं। डोंट रैली एंटायरली ऑन स्पेल चेक और ग्रामर चेक ऑन दी कंप्यूटर। कभी भी हमें रैली नहीं करना चाहिए स्पेल चेक और ग्रामर चेक पे कंप्यूटर पे। दीज प्रोग्राम्स वर्क विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स। ये हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ रूल्स पे काम करते हैं। सो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई एवरी एरर। तो वो जरूरी नहीं है कि हर एरर को आइडेंटिफाई कर पाए। रीड स्लोली एंड रीड एवरी वर्ड। हमें आराम से रीड करना चाहिए और हर एक वर्ड रीड करना चाहिए। चेक द पंचुएशन, हमें पंचुएशन चेक करनी चाहिए। पे अटेंशन टू कैपिटलाइजेशन, मिसिंग और एक्स्ट्रा कॉमास, कॉलन्स एंड सेमी कॉलन्स यूज इनकरेक्टली। हमें सब देखना चाहिए कि हमने कहीं पंचुएशन गलत तो नहीं यूज कर दिया। इफ यू आर यूजिंग नंबर्स, अगर हम नंबर्स यूज करें तो हमें उन्हें चेक करना चाहिए। वी ऑफन मेक मिस्टेक्स बाय ओमिटिंग और एडिंग अ जीरो। कभी कभी हम ऐसा कर देते कि हम या तो ओमिट कर देते या तो हटाई देते हैं जीरो, या तो ऐड कर देते हैं। Finally, get somebody else to proofread it once, because after a few readings we become blind to our own errors। हमें किसी को बुलाना चाहिए प्रूफ रीडिंग के लिए, क्योंकि अब कुछ रीडिंग के बाद हम ब्लाइंड हो जाते हैं अपने एरर से, हम समझ ही नहीं पाते अगर हम बार बार हम ही रीड करेंगे तो। Let's sum up. In this unit, we have introduced you to the techniques of good writing. इस यूनिट में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है गुड राइटिंग की टेक्निक्स के बारे में। We have discussed in some detail. हमने कुछ डिस्कस किया डिटेल में। मेथड्स ऑफ राइटिंग की, मेथड्स क्या क्या होते हैं राइटिंग के। राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, इलेबोरेटिंग ऑन इट। हम पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको इलेबोरेट करते हैं। एंड राइटिंग इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, फिर हमें इफेक्टिव इंट्रोडक्शन लिखने होता है, कंक्लूजन लिखना होता है। वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस यू टू द वेरियस डिस्कस टाइप। हमने आपको इंट्रोड्यूस करा अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्कस टाइप से, जैसे expository, descriptive, narrative and argumentative. Finally, we have taken you through the process of writing draft. फिर हम आपको वो फाइनल प्रोसेस पे लेके आए जो कि राइटिंग ड्राफ्ट होता है। refining them, editing and finally proofreading them. We hope you will find the unit useful and interesting. हम ये होप करते हैं कि आपको ये यूनिट यूजफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा।